हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आज एसएससी जीडी के लिए नई सीरीज शुरू कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं यह सीरीज आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। और जो मैं एमसीक्यू कराऊंगा वह एमसीक्यू आपके लिए परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, कोशिश करना ना छोड़ें, कोशिश करना ना छोड़ें, गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो मेरे दोस्तों प्रयास करते रहिए, हार मत मानिए, क्योंकि जब तक आप नहीं हार मानोगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। और एक ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप हमेशा अपने अंदर ये आत्मविश्वास रखिए कि विजय आपकी होगी, तो आप निश्चित ही जीत जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? यानी इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहते हैं? तो देखिए इतिहास के आरंभिक काल को, तो इतिहास का आरंभिक काल जो है वो है पाषाण काल। कौन है? पाषाण काल, स्टोन एज। कौन सा है? पाषाण काल है। और पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, मध्यपाषाण और एक है नवपाषाण। ठीक है, नवपाषाण काल। तो तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, तीन भागों में बांटा गया है। तो जिसमें से सबसे प्राचीन कौन सा है? पुरापाषाण है। उसके बाद मध्यपाषाण आता है और उसके बाद नवपाषाण आता है। पुरापाषाण का टाइम पीरियड लगभग 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। जबकि मध्यपाषाण का 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक, और इसका 8,000 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित से क्या कहा गया है? तो इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण कहा गया है। क्या कहा गया? पुरापाषाण कहा गया। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जो बहुत अधिक पेपर में पूछा था कि पुरापाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? आग की खोज की। आग की खोज किस काल में की? पुरापाषाण काल में आग की खोज की। ठीक है, आग की खोज कब की? पुरापाषाण काल में की। लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं सीखा। आग का प्रयोग किस में सीखा? नवपाषाण काल में। पाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीखा। आग का प्रयोग करना सीखा। ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ पहिए का आविष्कार। ठीक है, चलिए। तो आपसे पूछा गया है कि इतिहास का आरंभिक काल को क्या कहा गया? तो पुरापाषाण काल कहा गया। ठीक है, इसको पाषाण काल इसलिए कहते हैं कि इस काल के मानव पत्थर के बने औजारों का प्रयोग अधिक करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक नवपाषाणिक संस्कृति स्थल नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक स्थल जैसा है जो नवपाषाण काल का नहीं है? ठीक है, तो नवपाषाण काल का स्थल कौन सा नहीं? कुंतासी नहीं है, क्योंकि कुंतासी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का है। कुंतासी किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कुंतासी। ठीक है, कुंतासी का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कुंतासी। ठीक है, जबकि ये तीनों जो हैं ये पाषाण काल के स्थल हैं। तीनों किसके हैं? पाषाण काल के स्थल हैं। देखिए ये तीनों नव पाषाण काल के स्थल हैं। कब के? नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल के स्थल हैं ये तीनों। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से प्राचीनतम चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डी हवा से प्राचीनतम चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। चावल की कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, मेहरगढ़ यहाँ से
प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, यानी प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेरगढ़ से, यहाँ गेहूं और जौ प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेरगढ़ से। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से, ठीक है, कोल्डी हवा इलाहाबाद प्रयागराज के निकट है, कोल्डी हवा से। बोरजोम जम्मू कश्मीर में, कहा जम्मू कश्मीर J&K में, जम्मू कश्मीर और यहाँ से क्या मिले, गर्तावास, गर्तावास मिले। गर्तावास कहाँ से मिले, बोरजोम से मिले। या मालिक के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ का है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोंतासी है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो देखिए, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका बेहतर नगर नियोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या था, इसका बेहतर नगर नियोजन था। देखिए इधर इसमें क्या था, सड़कें पक्की ईंटों की बनी थी। पक्की ईंटों की बनी थी। दूसरा, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी, ठीक है। नगर जल निकासी व्यवस्था उत्तम थी, निकासी व्यवस्था उत्तम थी, उत्तम थी, ठीक है। तो बेहतर नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। आपको बता दूं कि वर्तमान का जो पेरिस है उसकी तुलना मोहनजोदड़ो से की जाती है। इतनी उन्नत क्या थी हमारी जो नगर नियोजन प्रणाली, बहुत ही उन्नत थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने बेहतर नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, कालीबंगा घंगर, कौन सी नदी के तट पर है, घंगर नदी के तट पर है कालीबंगा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर, रावी। लोथल भोगवा, लोथल कौन सी नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और ये पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में, और हड़प्पा भी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जबकि कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे पर कौन सा स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नवपाषाण प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। कोल्डी हवा से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और बोरजोम से गर्तावास मिले हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। तो देखिए, कालीबंगा जैसा कि मैंने आपको बताया कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। और यहां से क्या मिला, जुते हुए भूमि के साक्ष्य मिले, जुते हुए भूमि के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में, गुजरात में स्थित है, ठीक है। और यहां से क्या मिला है, एक मिनट पट्टिका मिली है। एक क्या मिली, मिनट पट्टिका, या मेरे को आवश्यक सूचना पट मिला है। विश्व का पहला आवश्यक सूचना पट, आवश्यक सूचना पट मिला है।
पट मिला है। जल संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि उस जमाने के लोग भी जल संग्रहण करते थे, ये साक्ष्य मिले हैं। और आप लोग जल के महत्व को नहीं समझते हैं। जल संग्रहण के साक्ष्य मिले धौलावीरा से। लोथल, लोथल एक बंदरगाह नगर था। लोथल कैसा नगर था? बंदरगाह शहर था, बंदरगाह शहर। इस राज्य में, गुजरात में। और ये व्यापारिक नगर था। कैसा नगर था? व्यापारिक नगर था। लोथल कैसा नगर था? व्यापारिक नगर था। यहाँ से फारस की मुद्रा भी मिली है। लोथल कैसा नगर था? व्यापारिक नगर था, नगर। ठीक है, यहाँ से क्या मिली है? फारस की मुद्रा मिली है, मुद्रा मिली है। युगल समाधान के साक्ष्य मिले, यानी सती प्रथा के साक्ष्य मिले यहाँ से। युगल समाधान के साक्ष्य, समाधान के साक्ष्य मिले, साक्ष्य। ठीक है, युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले। राखी गढ़ी, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र। ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में टेरिकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला? देखिए, टेरिकोटा हल मॉडल आपसे पूछा गया है, इसका मतलब मिट्टी का बना हल, यानी हल का जो खिलौना टाइप का है वो मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो देखिए, पहली बात दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के तट पर, जो गोदावरी की सहायक है, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के तट पर है? प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। और यहाँ से क्या मिला? कांसे की बनी इक्का गाड़ी मिली है। ठीक है, कांसे की बनी इक्का गाड़ी, कांसे की बनी इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी बनी है। ठीक है, कांसे की बनी क्या बनी है? इक्का गाड़ी मिली है। ठीक है, चंदूदड़ो, चंदूदड़ो से क्या मिला है? यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना, कारखाना कहाँ से मिला है? चंदूदड़ो से मिला है। लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं यहीं से, लिपस्टिक के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य। ठीक है, तो जब बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का बना हल। तो बनावली से क्या मिला? मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? बनावली से बना है। ठीक है, मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? बनावली से मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो पहली बात करते हैं, मूल संविधान लिखा किसने? मतलब हाथ से लिखा था, तो मूल संविधान को लिखा किसने था? प्रेम बिहारी रायजादा ने, प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान को अपने हाथ से लिखा था, प्रेम बिहारी रायजादा ने, रायजादा ने। ठीक है, इन्होंने संविधान अपने हाथ से लिखा था, हाथ से लिखा। ठीक है, प्रेम बिहारी राजा ने संविधान को अपने हाथ से लिखा था। और इस मूल संविधान को कहाँ से प्रकाशित किया गया था? देहरादून से। मूल संविधान को कहाँ से प्रकाशित किया गया? देहरादून से प्रकाशित किया गया था मूल संविधान को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना था? यूएसए के संविधान का, सोवियत रूस के संविधान था, ब्रिटिश संविधान का, और भारत सरकार का अधिनियम, भारत सरकार का जो 1935 का अधिनियम है उसका। तो देखिए, सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935 उसका माना था। लगभग 1/3 से भी अधिक संविधान हमने 1935 के अधिनियम से लिया था, लगभग 1/3 से भी अधिक लिया है। ठीक है, यूएसए से क्या लिया है? यूएसए से लिया है हमने मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिए? यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कहाँ से ली है? यूएसए से।
राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग कहाँ से लिया है? यूएसए से। ठीक है। सोवियत रूस से क्या लिया? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य सोवियत रूस से लिए थे। और पंचवर्षीय योजनाएं, वर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से नागरिकता। संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। लेकिन सबसे अधिक भाग हमने कहाँ से लिया है? 1935 के अधिनियम से हमने सबसे अधिक भाग लिया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें देशी रियासतों के सदस्य कितने थे? तो देखिए कुल संख्या कितनी थी? 389। कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। इसमें से देख 292 ब्रिटिश प्रांत, 292 किससे थे? ब्रिटिश प्रांत से, प्रांत। 4 चीफ कमिश्नरियां, जो केंद्र शासित राज्य थे उस समय के कमिश्नरियां, चीफ कमिश्नरियां। और बाकी के कितने बचे? 93। 93 किससे थे? देशी रियासतों से। 93 किससे थे? देशी रियासतों। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, उसमें से 93 कहाँ से, वो देशी रियासतों कितने लिए गए थे? 93 लिए गए थे। ठीक है, कितने लिए गए थे? 93 लिए गए थे देशी रियासतों के सदस्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता कि पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए? तो देखिए पहली बात, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? संविधान सभा का गठन किसके प्रावधानों के आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन था, गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन तो कैबिनेट मिशन के प्रावधान के आधार पर। ठीक है, प्रावधान के आधार पर। तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि संविधान सभा गठन का हुआ 1946 में होता है। ठीक है, दूसरी बात, एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर कहाँ से चुने गए? अम्बेडकर का चुनाव, तो देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का चुनाव पहले बंगाल से हुआ था। पहले कहाँ से हुआ? बंगाल से, बंगाल। ठीक है, लेकिन विभाजन के बाद बम्बई से चुने गए। विभाजन के बाद कहाँ से चुने गए? बम्बई से। बम्बई प्रांत था उस समय। ठीक है, बम्बई से। ठीक है, कहाँ से चुने गए? बम्बई से चुने गए थे। चलिए, और 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का प्रतिनिधित्व का आधार बनाया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए? 1946 में हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि औपनिवेशिक भारत के एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो अधिनियम था 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। कब की गई? तो 1937 में की गई थी। कब की गई? तो कब की गई थी? 1937 में की गई थी। अधिनियम 1935 का, और कब की गई? 1937 में, यानी 1937 में 1935 के अधिनियम के आधार पर की गई थी। इसका सही आंसर होगा 1935।
का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके आधार पर की गई थी। आपसे पूछा है वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब होती है? सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को होती है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, लेकिन वर्तमान सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की? देखिए न्याय कहा गया उसने, ठीक है, न्याय की बात। तो देखिए संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं। एक है आपका सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है संविधान में, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लोकतांत्रिक नहीं। ठीक है, न्याय 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लोकतांत्रिक न्याय, लोकतंत्र तो उद्देश्य है देश का, ठीक है, शासन चलाने का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान दिवस कब आता है? 26 जनवरी, 23 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर को। तो देखिए भारतीय संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को क्या किया था? अंगीकृत किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ? अंगीकृत हुआ। संविधान अंगीकृत हुआ। ठीक है, इसीलिए अब 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। संविधान लागू और इसको क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, क्या किसके रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। और 15 अगस्त आप सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और इसलिए इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन होना चाहिए भारत किसके उत्तर में स्थित है? ठीक है, भारत किसके उत्तर में स्थित है? ठीक है, भारत किसके उत्तर में स्थित है? भारत किस के उत्तर में स्थित है? तो देखिए भारत किसके उत्तर में स्थित है? भूमध्य रेखा के। किसके? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। किसके उत्तर में स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भारत। देखिए भारत जो है आपका ऐसे, और यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा निकली है, जैसे भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा निकली है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और भारत पूरा उत्तर में स्थित है इसके। ठीक है, तो भारत किसके उत्तर में स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। जो सब पूरा क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है, कर्क रेखा। ठीक है, किसके? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब तुम आंसर दोगे कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा तो दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को एक नदी है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था कौन कौन से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा जो है देखिए गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
आपका इसके बाद झारखंड, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्करेखा भारत के 8 राज्य बीचों बीच से गुजरती है। भारत की स्थिति उत्तरीय भारत यानी उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है। ठीक है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत किसके उत्तर में स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था, कहता है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, या भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो देखिए, भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो वह देश है बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, लगभग 4096 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात आती है कि बांग्लादेश के साथ किन किन राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो देखिए, पश्चिमी बंगाल, सबसे पहले वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम, असम 2 बार सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल, असम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम। इसमें से असम जो है 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार, और जबकि त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों ओर से किससे घिरा हुआ? बांग्लादेश से। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। ठीक है, आप सबको पता है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन घिरा हुआ तीनों ओर से बांग्लादेश से? त्रिपुरा घिरा हुआ है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वही रेड क्लिफ कहलाती है। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, चाइन के साथ मैकमोहन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, सर क्रीक मुद्दा भारत और किस देश के बीच एक मुद्दा है? तो देखिए, सर क्रीक विवाद जो हमारा पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ सर क्रीक विवाद है भारत का। ठीक है, आपसे पूछा है सर क्रीक विवाद किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। सर क्रीक मुद्दा कहाँ है? ये गुजरात में है। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे किन किन राज्यों की सीमा लगती है? तो पाकिस्तान के साथ 2 तो केंद्र शासित, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। वो कौन से? एक तो लद्दाख और एक है तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 2 तो यूटी हो गए। 3 राज्य, राज्य, राज्य कौन कौन से हैं? 3, तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, चलिए तो आपसे पूछो सरग्रीक मुद्दा किस देश के साथ है? हमारा सरग्रीक मुद्दा पाकिस्तान के साथ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत, म्यांमार और चीन के बीच एक त्रिकोणीय जनसंघ दिफू पास स्थित है। दिफू पास स्थित है। ये दिफू पास किस सीमा रेखा पर स्थित है? पहली बात देखिए, दिफू पास जो है ये किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा बनती है उस सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन कहते हैं। ठीक है, तो ये किस पर स्थित है? दिफू पास मैकमोहन सीमा रेखा पर स्थित है। किस पर स्थित है? मैकमोहन सीमा रेखा पर स्थित है दिफू पास। देखिए रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान प्लस भारत की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है? रेड क्लिफ कहलाती है। डूरंड, भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा डूरंड कहलाती है। और पाक स्टेट किसके बीच है? भारत श्रीलंका के बीच है। भारत श्रीलंका बीच स्थित है पाक स्टेट। क्या भारत श्रीलंका के बीच क्या स्थित है? पाक स्टेट स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? यानी ये भारत है आपका
और इसका यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश वाला इसका सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका सुदूर पूर्वी बिंदु किवथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दूसरी बात, इंद्राकौल उत्तरी बिंदु है, उत्तरी। वो हारमोती गुजरात में स्थित है और ये पश्चिमी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है, अंडमान निकोबार में स्थित है, दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, क्योतु भारत का पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा कौल भारत का उत्तरी बिंदु जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु गौर मोती ऐसे गौर माता कहते हैं, गुजरात में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा गया है सुदूर पूर्वी बिंदु, तो वो किवतु है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के वो 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? अब पूछा गया कितने माइक्रोमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे 1 मीटर में? तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे माइक्रोमीटर? 10⁻6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10⁻6 हो जाएंगे। तो कितने होंगे? ठीक है, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻6 होते हैं। या मैं कहूँ 1 माइक्रोमीटर में, तो 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10⁻⁻6। ठीक है, ऐसे ही 1 एंगस्ट्राम में, 1 एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में, नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो 10 लाख होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा त्वरण किसके परिवर्तन की दर है? तो त्वरण किसके परिवर्तन? वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण किसको कहते हैं? वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसको कहते हैं? वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वस्तु का द्रव्यमान, यानी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो कैसा है? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, सब जगह एक समान रहता है, उसके भार के तुल्य होता है, कोई विकल्प नहीं है। तो याद रखिए द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? एम से। एम यानी मास से। उसके आगे लिख लीजिए नो चेंज। ठीक है, चाहे कहीं भी चले जाइए, चंद्रमा पर पहुंच जाइए, चाहे मंगल ग्रह पर चले जाइए, ठीक है, जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा। द्रव्यमान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। जो बदलता है वो भार बदलता है। ठीक है, भार क्यों बदलता है? क्योंकि भार W वेट बराबर होता है m/g, यानी ये g बदलेगा तो ये बदलेगा। ठीक है, जबकि m तो क्या है? कांस्टेंट। द्रव्यमान क्या है? कांस्टेंट होता है, वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए उसके आगे लिखो नो चेंज, यानी सब जगह एक समान रहता है। भार सब जगह क्या रहता है? एक समान रहता है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का प्रतिरोध करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब बल दो सापेक्षिक गति का प्रतिरोध करता है तो उसे क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। देखिए अगर घर्षण बल ना हो तो पृथ्वी पर हम चल नहीं सकते। ठीक है, घर्षण बल की सहायता से ही वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाती हैं और वो चल पाती हैं ठीक से। अन्यथा अगर घर्षण बल का मान कम कर दिया जाए तो व्यक्ति फिसल जाएगा। जैसे बर्फों पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फों पर चलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि बर्फ का घर्षण बल का मान कम होता है और इसलिए उस पर चलने में दिक्कत होती है, फिसल जाते हैं। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा था धावकों के जो जूते हैं वो खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि घर्षण बल के मान को अधिक करने के लिए, जिससे वो फिसलन ना हो उन्हें। ठीक है, आपने देखा होगा अभी क्रिकेट खिलाड़ियों के जूतों में खांचे बने होते हैं जिससे वो अधिक फिसले नहीं, ठीक है, गिर ना जाए। ठीक है, तो घर्षण बल क्या करता है? सापेक्षिक गति का प्रतिरोध करता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है घर्षण बल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए न्यूटन ने गति विषय के 3 नियम दिए थे।
तो न्यूटन की गति विषय का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन ने कहा था जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है विराम अवस्था में, तो वह उस वस्तु की चाल में या वह वस्तु तब तक गतिमान नहीं होगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, या कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसकी चाल में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो गतिमान तब तक नहीं होगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और इसी को न्यूटन के जड़त्व का नियम कहते हैं। और दैनिक जीवन में इसके कई प्रयोग हैं जिन पर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, एकाएक हमारा पैर किसी टकराते या ठोकर लग जाती तो हम गिर पड़ते हैं। वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि जैसे ही हमारे पैर में ठोकर लगी तो बाह्य बल लगा और हमारे पैरों की गति रुक जाती है, लेकिन ऊपर वाले धड़ की गति नहीं रुकती, हम गिर पड़ते हैं। ऐसे ही ट्रेन एकाएक चलती तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेंडल को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? मेंडल को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी और ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे कि जिन्हें प्रसिद्धि उनकी मृत्यु के बाद मिली थी। यानी उनका जो प्रयोग है वो चर्चा में कब आया? जब उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि मेंडल को किसका जनक मानता है? जेनेटिक्स के जनक के रूप में मेंडल को जाना जाता है। मेंडल को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? जेनेटिक्स के जनक के रूप में। जीव विज्ञान का जनक कौन थे? अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा गया। जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, जबकि क्लाउड बर्नर्ड शरीर क्रिया शास्त्र यानी फिजियोलॉजी, क्लाउड बर्नार्ड किसके जनक थे? शारीरिक क्रिया फिजियोलॉजी के जनक कौन थे? क्लाउड बर्नार्ड जो थे शारीरिक क्रिया फिजियोलॉजी के जनक कौन थे? क्लाउड बर्नार्ड शारीरिक क्रिया के जनक थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शुरुआत में नोबेल पुरस्कार की 5 श्रेणियां थी, निम्न में से छठा कौन सा है जिसके बाद में जोड़ा गया? उन्हें कहा 5 श्रेणियां थी लेकिन छठवीं जो श्रेणी है जो बाद में जोड़ी गई वो कौन सी है? देखिए, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी। कब हुई? शुरुआत 1901 में। जब 1901 में शुरुआत होती तब कितनी श्रेणियों में दिया जाता? 5 में। वो 5 श्रेणियां कौन सी थी? शांति, साहित्य, चिकित्सा, इसको मेडिसिन कहते हैं, चिकित्सा, रसायन और भौतिकी। इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शुरुआत 1905 क्षेत्रों से होती है। छठवां क्षेत्र, देखिए छठवां क्षेत्र था, उसकी घोषणा 1968 में होती है घोषणा। और पहली बार प्रदान कब किया गया? पहली बार दिया गया 1969 में। और ये कौन सा क्षेत्र था? अर्थशास्त्र। कौन सा क्षेत्र था? अर्थशास्त्र। यानी छठवां जो नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरू किया गया। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। पहला किसके में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये शुरू किया गया। किसके क्षेत्र में शुरू किया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरू किया गया था। ठीक है, और भारत को पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में मिला था, साहित्य के लिए मिला था। और जो भारत का ही नहीं एशिया का पहला नोबेल था रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ये भारत का पहला नोबेल। पहला नोबेल कब मिला? भारत को पहला नोबेल मिला था 1913 में। किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए।
इनका जो कविताओं का संग्रह है गीतांजलि, उसके रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलता है। उसके बाद 1930 में सीवी रमन को मिलता है। उसके बाद 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में मिलता है। उसके बाद 1979 में मदर टेरेसा को मिलता है, और 1983 में एस चंद्रशेखर को, और 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का नोबेल मिलता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का नोबेल मिलता है। उसके बाद 2008 में, और बैंक 2008 में मिलता है, रसायन का नोबेल मिलता है 2008 में भारत को। और उसके बाद 2019 में उसका अर्थशास्त्र का नोबेल मिलता है भारत को। ठीक है, 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिलता है। तो भारत को, अच्छा हाँ, 2014 का नोबेल जो शांति का नोबेल है कैलाश सत्यार्थी को मिला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार है 2014 का। कैलाश सत्यार्थी को मिला था, उनका बचपन बचाओ आंदोलन, कौन सा आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था उन्हें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर वही क्वेश्चन है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, और ये जो सेशन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी साबित होगा। और एसएससी जीडी में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो लगातार ये सेशन की क्लासें आती रहेंगी, और आप इनको देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे औरों का भी भला हो सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।